हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने ईथर के अंतर्गत पिछली वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज जो है जो इसके कुछ और बचे हुए रिएक्शन हैं उसके स्टडी करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम लोगों ने कुछ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, उसके बाद ही कौन कौन से रिएक्शन हैं उसके बारे में एक एक करके हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारी रिएक्शन बची हुई हैं, जैसे हमारा हो गया निर्जलीकरण। ठीक, तो ईथर का निर्जलीकरण से क्या लेना देना है? अगर ईथर को, जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, डाइथिल ईथर का फार्मूला C2H5O, ठीक। अगर डाइथिल ईथर का एल्कोहल प्रेरक क्या फार्मूला होता है बेटा? Al2O3, और 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम प्रवाहित करते हैं तो इससे हमें एथिलीन गैस प्राप्त होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बनता। तो निर्जलीकरण के अंतर्गत अगर हम डाइथिल ईथर का रक्त तप्त एल्युमिना पर 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और हमें एथिलीन गैस प्राप्त होती। ठीक है, इसके बाद और भी केमिकल रिएक्शन में इसके अंतर्गत, जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन पर अभिक्रिया, ऑक्सीजन पर अभिक्रिया, या इसी को बेटा हम लोग कहते हैं ऑक्सोनियम लवण। ऑक्सोनियम लवण। अब ऑक्सीजन पर अभिक्रिया, या मैंने कहा आपको ऑक्सोनियम लवण से क्या लेना देना है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ईथर है, जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं C2H5O C2H5, ठीक। तो जो ऑक्सीजन परमाणु है इसमें क्या होता है बेटा? दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसको बेटा हम लोग कहते हैं लो। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास हैं, जो दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन हैं, ये करता क्या है? एक प्रकार से बेटा यह जो है बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? बेस की तरह बिहेव करता है। और जो ईथर का ऑक्सीजन परमाणु है यह अपना एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन को डोनेट कर देता है, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनता है। बनाने से ऑक्सीजन परमाणु पर प्लस चार्ज आता है, तो ऐसे जो लवण का फॉर्मेशन होता है उसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सोनियम। क्या मैंने बताया कि जैसे हम जानते हैं कि डाइथिल ईथर यानी कोई भी ईथर होता है तो उसका जो ऑक्सीजन परमाणु होता है बेटा, इस पर दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन का जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है वह जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, जिसके कारण उन दोनों के मध्य एक बॉन्ड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर बेटा कहता है, और इस प्रकार का जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसी को बेटा हम लोग कहते हैं ऑक्सोनियम लवण। तो कैसे होती है रिएक्शन, इसके बारे में हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम कुछ ले रहे हैं, जैसे HCl गैस से क्रिया। पहला हमने एग्जांपल लिया है, इसी के अंतर्गत बेटा क्या है? HCl गैस से क्रिया। तो होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि डाइथिल ईथर का फार्मूला बेटा कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, और ऑक्सीजन पर हम जानते हैं
भी बनता है तो हमेशा अष्टक नियम का फॉलो करता है। तो हाइड्रोजन जो कि हम जानते हैं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जब इसने बॉन्ड बनाया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, लेकिन इस कंडीशन में जब ये इस पर प्लस चार्ज आया तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि अष्टक नियम को फॉलो करता है वो भी इसका डिस्टर्ब हो गया। तो हमारा जो ऑक्सीजन एटम क्या करता है, इसी H को अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड बनता है जिसको हमने आपको बताया है कोऑर्डिनेट। तो जैसे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन हमें प्राप्त होती है, यहां हो जाएगा प्लस चार्ज, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसी के साथ H, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा हमारा सिलिकॉन, बेटा क्या हो जाएगा माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से कोई कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको बेटा हम लोग कहते हैं, चूंकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आया इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था, ऑक्सीनियम लौट का था। इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल हाइड्रोजन क्लोराइड, डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लोन इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीजन का, वो जो H+ हो या कह सकते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और डोनेट करने के बाद उसको हमने क्या कहा है, तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनता है वो बेटा जो हमारा होता है वो ऑक्सीजन लोन के अंतर्गत आता है, ठीक। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हमारे साथ में, जैसे हमारा हो गया दूसरे एग्जांपल में ले लिया, ये भी हम जानते हैं एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि बोरान जो होता है इसके पास अष्टक की कमी है, अर्थात इसके कार्बन को उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, इसमें जो हमारा डाई एथिल ईथर है इसमें से जो हमारा ऑक्सीजन एटम है यह अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, Bf3 को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। इस पर प्लस चार्ज हो गया या हम प्लस कर सकते हैं माइनस चार्ज, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर बोरान या बोरान ट्राई फ्लोराइड, ओके। तो कुछ इस प्रकार के रिएक्शन हमारे सामने हैं कि डाइथिल ईथर का जो ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास लोन पेट्रॉन होता है, वो क्या करता है, ऐसे कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद वह उसके साथ जिसको हमने बताया कि आपको कोऑर्डिनेट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद और भी रिएक्शन है, जैसे हमारी कुछ रिएक्शन और भी इसके अंदर आती है, जैसे PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, ठीक है। PCl5 से किस प्रकार से रिएक्शन होती है, डाइएथिल ईथर, जैसा कि फार्मूला हमारा C2H5O, ठीक है। इसके बाद PCl5 के साथ तो जेल ईथर PCl5 के साथ अपडेट करता है, तो इसकी वजह से हमें मिलता है एथिलिक क्लोराइड प्राप्त होता है, ठीक। और साथ साथ में एक कंपाउंड और मिलता है PuCl3 जिसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड, ठीक। तो डाइएथिल ईथर को जब हम PCl5 के साथ तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, और साथ में PuCl3 मतलब क्या होता है इसका नाम, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, ठीक। इसके बाद और भी
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इससे हमने क्या किया बेटा है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है C2H5 और O C2H5। इसके बाद हमारा क्या होता है बेटा ये कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड। ओके, क्या मैंने कहा डाई एथिल ईथर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन से ब्रेक करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसका नाम है डाई एथिल ईथर पेरोक्साइड। ठीक, इसके बाद इसी के अंतर्गत अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, अगर हम डाई एथिल ईथर को अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको लंबे समय तक रख दें तो इससे बिना जो हमें प्राप्त होगा वो कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। जैसे हमने लिखा है C2H5O C2H। ठीक, और हमने क्या किया है इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लंबे समय तक अगर इसको रख दिया तो इसकी वजह से मिलता है, इसका स्ट्रक्चर है C2H5O। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा क्या हो गया CH CH3O OH 2 मोल्स से आप होंगे बेटा। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अगर डाई एथिल ईथर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लंबे समय तक बेटा आप लोग रख दिए तो हमें कोई कंपाउंड प्राप्त होता है जो कि बेटा क्या होता है पेरोक्साइड होता है। लेकिन वो कौन सा पेरोक्साइड बेटा मैंने बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब दो ऑक्सीजन लगातार लिंक करते हैं तो ऐसे तत्व को बेटा हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड। और चूंकि हाइड्रोजन इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका नाम है डाई एथिल हाइड्रोजन डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन ठीक पेरोक्साइड ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम डाई एथिल ईथर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से ब्रेक करवाते हैं तो उससे जो हमें प्राप्त होगा बेटा उसका नाम क्या बताया था डाई एथिल पेरोक्साइड। लेकिन अगर उसी डाई एथिल ईथर को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक लंबे समय तक बेटा इसको छोड़ दिया जाए तो इससे जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा उसका नाम होगा डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया C2H5O CH3OOH। अगर दो ऑक्सीजन डायरेक्ट लिंक करते हैं तो ऐसे बंध को बेटा हमने बताया था आपको पेरोक्साइड बंध करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और रिएक्शन है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया। कार्बन मोनोऑक्साइड से बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कैसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं, क्या होता है जब डाई एथिल ईथर को ठीक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ BF3 उत्प्रेरक होता है कैटलिस्ट। ठीक बेटा, और 100 से 150 डिग्री सेल्सियस ताप और 500 एटीएम एटमॉस्फेयर। ठीक बेटा, इस तरह से कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इससे जो हमारा कंपाउंड प्राप्त होता है उसका नाम होगा एथिल प्रोप्यूटीन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज एथिल प्रोप्यूटीन। एथिल प्रोपियोनेट यह एक प्रकार का बेटा क्या होता है एस्टर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा डाई एथिल ईथर को अगर BF3 की उपस्थिति में 100 से 150 ताप और 500
जिसका नाम है एथिल प्रोपियोनेट। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा लिया गया है CH5CuO2H। ठीक, ईथर के अंतर्गत भी जो कुछ केमिकल रिएक्शन थे बेटा हम लोगों ने देखा, और इसके बाद और रिएक्शन है, एक रिएक्शन बेटा और नहीं होगा दिमाग में आ रहा है, इसका रिडक्शन अगर किया, रिडक्शन ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है कि क्या होता है जब डाइईथर ईथर का हम रिडक्शन करते हैं, मतलब बेटा ऑप्शन करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है। अगर डाइईथर ईथर जैसा कि ये इसका फार्मूला है CH5, अगर डाइईथर ईथर का रिडक्शन अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया, लिक्विड है यानी द्रव अमोनिया के ऊपर से बेटा इसका ऑप्शन किया जाए, तो इससे जो हमारा कंपाउंड प्राप्त होगा बेटा दो, एक होगा बेटा हमारा एथिल एल्कोहल, और जबकि जो दूसरा प्राप्त होगा बेटा वो होगा बेटा इसके लिए बेटा हमें दो हाइड्रोजन बेटा क्या होते हैं यूज करना। तो डाइईथर ईथर का अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में बेटा सोडियम और लिक्विड अमोनिया का यूज करें तो इसकी वजह से हमें एथिल एल्कोहल और एथिल गैस प्राप्त होता। क्या है जब भी अटैक होता है तो बेटा हाइड्रोजन का अटैक करेगा तो एक बॉन्ड जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच होगा बेटा उसका ब्रेकिंग होगी, तो एक इस बेटा इधर जाएगा, एक इस बेटा इधर जाएगा, जिसकी वजह से क्या मिलेगा CH5OH एक कंपाउंड, जबकि दूसरा होगा CH5 पहले से था, एक H मिलेगा तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा C2H6 जिसे हम लोग एथेन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसी डाइईथर ईथर का रिएक्शन हम रेड फास्फोरस की उपस्थिति में करवाएं, किसमें लाल फास्फोरस प्लस HI की उपस्थिति में अगर बेटा हम इसका रिएक्शन करवाएं तो इसकी वजह से बेटा हमें केवल और केवल एथेन गैस की प्राप्ति होती है C2H6, और प्लस बेटा हमारा क्या मिलेगा H2। ठीक है, तो रिडक्शन जो होगा बेटा यह ऑप्शन से लगे जो दोनों कार्बन आपको साइड बाय दिखाई दे रहे हैं, एक बार रिडक्शन बेटा यहां पर कंज्यूम होगा और एक बार बेटा तुम्हारे यहां पर भी होगा, एक H यहां पर एक H बेटा कहां चला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो कुल H के कितने खर्च होंगे बेटा कुल 4 H कंज्यूम होंगे, और इसकी वजह से क्या मिलेगा C2H5 पहले से था और एक H और तो हो जाएगा C2H6, और कितने मोल बेटा 2 मोल्स, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा बेटा H2। तो अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम रिड्यूसिंग एजेंट किस प्रकार से लेते हैं। अगर लाल फास्फोरस और HI जो कि स्ट्रॉन्ग एजेंट माना जाता है, अगर इसको प्रेसिपिटेट करवाते हैं तो केवल बेटा एथिल मिलेगा, लेकिन अगर हमने सोडियम और लिक्विड अमोनिया का यूज किया तो केवल और केवल से बेटा हमें एथिल अल्कोहल और साथ में एथिल अल्कोहल और एथेन गैस। तो हम लोगों ने ईथर के अंतर्गत जो कुछ रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, उसके बारे में हम लोगों ने बेटा स्टेप बाय स्टेप स्टडी। ठीक है, और कुछ अगर समझता है तो वो होता बेटा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ईथर की संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि ईथर का जो समान सूत्र होता है बेटा वो होता है CH5O दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ठीक, तो ईथर की जो संरचना होती है बेटा कुछ इस बेड टाइप में दिखाई दे रही है, छोटी टाइप में दिखाई दे रही है बेटा है। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन एटम का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है बेटा कुछ इस तरह से बेड दिखाई देती है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक से देखें, अगर मैं पूछूं कि ईथर में कौन सा संकरण होता है तो आप बताइएगा इसमें जो संकरण होता है बेटा वो कौन होता है sp। कैसे मेन जो ऑक्सीजन एटम हम ईथर का मानते हैं, इस ऑक्सीजन से लगे हुए जो सिग्मा बॉन्ड है दो, ठीक बेटा,
एक यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बेटा 3 और एक बेटा यहाँ पर कितना 4। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 2 6 2 8 में अगर बेटा 2 से भाग दें तो कितना आ जाएगा बेटा 4 4 का मतलब बेटा एक यस होगा और 3 बेटा क्या होगा पी होगा। कहना कि ईथर में क्या होता है sp पी होता है और sp3 सेंटर वाले कंपाउंड जो होते हैं हम जानते हैं इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 अंश 28 में होता है। लेकिन ये तभी होता है जब उस कंडीशन में जो हमारा मेन एटम होता है उस पर कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होता है। लेकिन ईथर में जो ऑक्सीजन एटम है उस पर लोन इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th में वेस्टर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। उसमें ये बताया गया था कि अगर ऑक्सीजन एटम या कोई भी अगर कंपाउंड हो उसके सेंट्रल एटम पर जिसका हमें सेंटर निकालना होता है उसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो लोन पर इलेक्ट्रॉन की वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दोनों में बेटा क्या होता है रिपल्सन होता है। इन रिपल्सन की वजह से प्रतिकर्षण की वजह से उसका बॉन्ड एंगल और उसकी जो संरचना होती है बेटा वो क्या होती है डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, लेकिन सेंटर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने देखा क्या कि ईथर है, ईथर में जो संकट था बेटा वो हमारा sp3 है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य रिपल्सन अगर हो रहा है तो इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो भी डिस्टर्ब होता है। तो ईथर में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा वो 109 से 28 में ना होकर के बेटा टोटल बेटा होता है 110 अंश होता है। कितना होता है बेटा 110 अंश होता है। तो खास ये आपको याद करना है कि ईथर की जो संरचना है बेटा वो बेंड है, झुकी हुई होती है, कुछ वी आकार में दिखाई दे रही है। ठीक, और इसमें जो सेंटर बेटा वो sp3 होता है और बॉन्ड एंगल जो महत्वपूर्ण बेटा हमने बताया कितना होता है 110 अंश होता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बेटा बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।